तो अब जो है ना हमें समझना है कि किसी वायर के आसपास कितना करंट होगा। तो पहले तो तुम ना, इससे पहले कि बायोट सेवर्ट लॉ में कराऊँ, एक चीज़ समझो। मान लो जो एक वायर है ऐसे, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, तुम्हारा चार्ज होता था ये चार्ज, तो चार्ज के चारों तरफ लाइंस होती थी ऐसे, चाहे वो अंदर आ रही हो या बाहर जा रही हो, वो एक अलग मैटर है। बट इस तरह वायर के चारों, किसी चार्ज के चारों तरफ क्या होती थी, लाइंस होती थी। अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, जैसे मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो हो रहा, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक लूप की फॉर्म में बनेगा। कौन सी फॉर्म में बनेगा, ऐसे लूप की फॉर्म। ठीक, और लूप का सेंटर होगा यही वायर, ऐसे रेडियस हो गई मान लो आर या ए। तो अब किसी पर्टिकुलर, ये जो रिंग है ये इस पेज के परपेंडिकुलर बनी हुई है। जैसे ये एक वायर है मान लो, तो इस वायर के चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होगा ऐसे गोलाई में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ होगा, तो यहाँ पर तुम कहोगे जी अगर मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ से, अगर तुम ये मानो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, बताओ, तो यहाँ पे पेज के अंदर जा रहा होगा तो हम कट का निशान लगाएंगे। और अगर इधर की तरफ मान लो बाहर आ रहा होगा, जब एक तरफ से अंदर जा रहा तो एक तरफ से बाहर भी आ रहा होगा, तो वहाँ पे हम सर्किल के अंदर डॉट का निशान लगाएंगे। ये सिंबल है। ये बात समझानी ज़रूरी थी कि किसी भी वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो उस वायर के परपेंडिकुलर सर्किल बनता है। उस सर्किल में जब अंदर जाता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब होता है क्रॉस, का मतलब होता है सर्किल के अंदर क्रॉस। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज, पेज के अंदर की तरफ जा रहा हो। और इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ठीक, द पेज। नहीं आई बात समझ में? तो अब इसी के बेस पे हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ बतावेगा हमें क्या, कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर, कहीं के लिए, मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट का मतलब काफ़ी लंबा है, उसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इसमें जो है आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना हाथ ऐसे रखो, रख लिया, ऐसे आगे की तरफ अंगूठा रखो। अब तुम्हारे हाथ की ग्रिप जो है वो कैसे जा रही है, इस तरह गोल घूम रही कि नहीं। इसी तरीके से जहाँ पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ इसके पास तुम्हें, यहाँ पर मतलब इसके कारण यहाँ निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात है कि अंदर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि सर्किल जब तुम ऐसे उठा के यूँ लाओगे अंदर जाओगे तो पेज के अंदर जाएगा। जब पेज के अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से क्या हो रहा होगा, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा। तो ये एक सर्किल बन गया होगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक सर्किल बन गया होगा, है ना। इस सर्किल के पॉइंट पे तुम निकालना चाह रहे आर डिस्टेंस पे। ठीक, तुमने कहा भाई ये जो छोटी सी लेंथ हमने ली है डी एल है। ठीक, क्या ली है, डी एल। तो हम कहते हैं कि भाई इस डी एल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें पी पॉइंट पर। तो वी से दैट कि दिस लॉ states that पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ लिख रहा मैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट है आई डी एल। बात समझ में आई कि नहीं? एक तो इस करंट और डी एल की लंबाई का, यानी कि आई डी एल कह सकते हो तुम इसको। एक ये जो एंगल है थीटा। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अच्छा इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखा अभी, तो यहाँ डी बी मैग्नेटिक फील्ड है। डी का मतलब छोटा, स्मॉल, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी इज़ द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डी बी जो है वो, क्योंकि स्मॉल के लिए ले तो स्मॉल लेना पड़ेगा, तो डी बी प्रोपोर्शनल है एक तो आई डी एल के, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू साइन थीटा। सो डी बी प्रोपोर्शनल है किसके, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो यह है
कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, तो हम कह सकते हैं सो डी बी प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो कुल मिला के 3 कंडीशन हो गई, डी बी प्रोपोर्शनल आइडियल के, डी बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा के और डी बी प्रोपोर्शनल 1/r² के। अगर इन तीनों कंडीशन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, फ्रॉम 1, 2 और 3 क्या हुआ, डी बी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तुम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो फिजिक्स में तो क्या होता है, तो डी बी इक्वल टू क्या जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि μ0/4 ये कांस्टेंट लग गया। बाकी आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² एज इट इज़ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो μ0/4 है इसकी वैल्यू याद कर लो पहले ही, ये होती है 10⁻⁻⁷ ठीक, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। एक तो इसकी वैल्यू याद कर लो, और दूसरा ये μ0 क्या है इसको याद कर लो। μ0 इज़ दी परमिएबिलिटी। परमिटिविटी तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ε0, यह है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री, जो खाली जगह है उसकी परमिएबिलिटी। बात समझ में आएगी नहीं है? इसकी वैल्यू क्या होगी, μ0 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अगर तुम इसका जो है ये जो है इसको तुम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म लिखोगे यहाँ पे डी बी का वेक्टर बराबर μ0/4 आई डी एल, वेक्टर लगा दो डी एल के आगे, इंटू ये जो आर है इसे एक बार ऊपर ले जाओ तो हम कह देंगे इंटू आर वेक्टर इंटू साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा r³। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीका ये भी है इसका। नहीं आया समझ में? आ गया? तो ये है तुम्हारा क्या, बायोट-सेवर्ट लॉ। और बायोट-सेवर्ट की यही फाइनल फॉर्म है, इसके अलावा बायोट-सेवर्ट लॉ में कुछ नहीं है। ठीक, हाँ इसके ऊपर एक चीज़ पूछी आ सकती है कि अगर बायोट-सेवर्ट लॉ में एक बात पूछ सकते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वायर है एक, इसमें एक छोटा सा कंपोनेंट है आई डी एल, इसकी 2 पोजीशन हो सकती हैं, मतलब एक तो होती है ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, बताओ भाई। और एक पॉइंट P3 भी मान लो तीसरे वाला, जो कि कितना एंगल पे है, थीटा एंगल, यहाँ से थीटा एंगल, यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है तीनों पॉइंट्स पर अलग अलग बताओ। हाँ, तो हम कहेंगे कि भाई देखो नंबर 1 P1 या P3 लो, सबसे पहले P3 लो, वो थीटा एंगल पे है, यहाँ निकालना है। यहाँ पर जो डी बी होगा वो क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा होगा, तो डी बी जो है उसका सिंबल फार्मूला है μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो अब आ जाओ P1 पे। अगर तुम P1 में एंगल पूरा बढ़ा के लाओगे तो कितने का बैठेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि P1 तो इस लाइन से बिल्कुल 90 डिग्री पे हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर तुम P1 के लिए बात करोगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, और साइन थीटा में जो वैल्यू 90 की होती है वो क्या होती है, 1, और वो मैक्सिमम होती है। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होगा कि इफ़ यू राइट हियर डी बी देन इट विल बिकम μ0/4 आई डी एल अपॉन r²। और ये वैल्यू क्या है, इट इज़ मैक्सिमम। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक, तीसरी बात, अपनी ही लाइन में क्या होगा। मान लो एक पॉइंट और ले लूँ मैं यहाँ पर P4, अपनी ही लाइन में क्या होगा, तो अपने आप से अपनी लाइन में कितना एंगल होता है, 0। तो क्या होगा P2, तो B2 यानी कि थीटा एंगल बराबर कितना होगा, 0। बोलो तो, और cos 0 कितना होता है, सॉरी साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0। तो डी बी कितना हो जाएगा, 0। बताओ। तो इसका मतलब अपनी लाइन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। जो वायर जा रही उसका मैग्नेटिक फील्ड अपनी लाइन के अलावा सब जगह होता है, अपनी लाइन पे नहीं होता।
इन द सेम वे अगर आप निकालने लगो P4 तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। देखो ये 180 पे है भाई, करंट ऊपर को जा रहा, तुम डिस्टेंस नीचे देख रहे हो तो 180 डिग्री हो गया। तो थीटा अगर 180 डिग्री है तो साइन 180 जो है वो कितना हो गया 0। साइन 180 अगर 0 है तो तब भी डी बी कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वायर जा रही तो इसमें अपने ऊपर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 अप ऑन द लाइन। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके आसपास ही होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मगर वो बीच में इस लाइन पे नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ होगा, परपेंडिकुलर लाइन पे, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बना वहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था तुम्हारा क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ। मगर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी समझो व्हाट इज़ दी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो परमेबिलिटी की यूनिट और डायमेंशन निकालनी है तो हम कहेंगे म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ क्या आया था, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर आया था कि नहीं आया था। इसकी एक यूनिट और है म्यू नॉट की, चलो यूनिट लिख लें हम। तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर भी कह सकते हो इसको, ठीक है, या फिर वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, या मीटर इंटू एम्पियर। बात समझ में आई कि नहीं है? ये याद करनी पड़ेगी, ये इसकी क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है इसकी। अच्छा यूनिट है इसकी, और डायमेंशन अगर तुम्हें निकालनी है तो इस वाले फार्मूले से निकाल लो। डायमेंशन अगर निकालनी है तो इस वाले फार्मूले से निकाल देंगे, क्या कि न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। न्यूटन की क्या होती है, mL/-2 अपॉन एम्पियर की, तो एम्पियर है उसका स्क्वायर हो गया। सो इसकी डायमेंशन क्या बन गई, mL/-2 a-2। वेरी गुड, बात समझ में आई कि नहीं आई? बस ये सिंपल सी बात थी, इट इज़ दी डेरिवेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब आगे चलते हैं, व्हाट इज़ दी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड नियम, है ना, क्या नियम है इसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में कहीं के मैग्नेटिक फील्ड के।